अब इस चार्ट में क्या है, डिविडेंड पेड एंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, फाइनेंस कंपनी एंड नॉन फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी के लिए सिर्फ डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बाकी ये तीनों ऑपरेटिंग है। तो इस चीज को अच्छे से लर्न कर लो कि डिविडेंड पेड सिर्फ हमारा फाइनेंस है, क्योंकि हमने जो फंड रेज किया है उस पर डिविडेंड पे किया है, बाकी उनके ऑपरेशनल एक्टिविटी में ही आता है। ठीक है, डन। क्योंकि मैंने अभी जो बात बोली थी उसमें थोड़ी सी मैंने वो गड़बड़ कर दी थी, ये वाली ठीक है। तो अब ये याद हो जाएगा चार्ट के थ्रू फटाफट से कि फाइनेंस कंपनी के लिए डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ एक ही फाइनेंसिंग है, बाकी सब ऑपरेटिंग है। नॉन फाइनेंस के लिए ऑपरेटिंग कुछ है ही नहीं। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग है, और पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग है। समझ में आया लॉजिक? अगर रिसीव कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग है, और पे कर रहे हैं तो फाइनेंसिंग है, बस। अगर रेंट रिसीव्ड होता, एक मान लो कोई रेंटल कंपनी होती प्रॉपर्टी वाली, जिसका काम ही रेंट का है, कोई होटल इंडस्ट्री होती जो रूम रेंट्स पे देते हैं, तो उनके लिए रेंट रिसीव ऑपरेटिंग हो जाता। लेकिन एक नॉर्मल कंपनी जो कि इसमें डील नहीं करती, उनके लिए रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग हो जाता। ठीक है, मशीनरी परचेज करना इन्वेस्टिंग है, लेकिन अगर कोई मशीनरीज का ही डीलर है, उसने मशीनरीज परचेज की तो वो उसकी गुड्स हैं, तो वो ऑपरेटिंग है। ठीक है ना? जैसे कि हमने कहा एक फाइनेंस कंपनी का काम सिक्योरिटीज सेल परचेज करने का ही है, तो वो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही हो गई। लेकिन एक ऐसी नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए सिक्योरिटीज परचेज करना इन्वेस्टिंग हो गया। समझ में आई बात? डिफरेंस क्लियर हुआ? गॉट इट? चलो बना लो ये पूरा। अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है तो हम नॉन फाइनेंस कंपनी एक ऑर्डिनरी कंपनी ही मान के चलते हैं, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री नहीं मानते। ना तो हम उसे होटल इंडस्ट्री मानते हैं, ना फाइनेंस कंपनी। हम उसे एक ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं जो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करती है, वो कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी इसमें आती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब क्या हुआ कि वो आइटम्स जो एक बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आते, मतलब वो कुछ स्पेशल होते हैं जो कि बहुत ही एबनॉर्मली इंकर्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो कभी भी अकर्ड हो जाएं। ठीक है, तो उनका बहुत ही ओकेजनली वो होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जैसे कि ऑपरेटिंग में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक ही बार होंगे ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते समय। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम पे करते हैं, तो वो तो एक ही बार होंगे, इसलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर कॉम्पेंसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अंडर वीआरएस। कोई भी एम्प्लॉई वीआरएस का मतलब हुआ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो कोई भी इंसान किसी ऑर्गेनाइजेशन से एक ही बार वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है ना, एक से ज़्यादा बार तो नहीं ना पॉसिबल। तो इसलिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम का मतलब क्या होता है कि कोई भी जिसके रिटायरमेंट की एज होती है उससे पहले ही वो अपने आप को रिटायरमेंट ले ले, वीआरएस। तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर जो कॉम्पेंसेशन फॉर्म देती है, जो उसने इतने साल की सर्विस की है उसके बदले में, तो वो भी हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो जैसे कि कोई भी फिक्स्ड असेट्स है, मान लो अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, कुछ इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी आ गई, उसमें हमें इंश्योरेंस कंपनी से कुछ कॉम्पनसेशन मिला, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है, जैसे कि पेमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर्स है, यानी कि हमने जो शेयर्स बाय बैक किए अपने खुद के इक्विटी शेयर्स, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के बाद ही वो शेयर्स बाय बैक हो सकते हैं। तो बायबैक ऑफ शेयर्स हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में आएगा अंडर फाइनेंसिंग। ये एग्जांपल्स आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो बहुत ही रेयर होता है, सिर्फ एक ये वाला पॉइंट है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली आता है, बाकी दोनों इतने ज्यादा नहीं आते। बट जो एमसीक्यूज हैं, 2 एमसीक्यूज, उन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि मान लो पेमेंट टू अंडर द कॉम्पनसेशन टू वीआरएस कौन सी में आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, ऑपरेटिंग में आता है, फाइनेंसिंग में आता है, नन ऑफ द अबव है। तो ऐसे में आपको ये जो हमने आज सारे टॉपिक किए ये आपके वो 2 नंबर के लिए किए हमने। प्रैक्टिकल में इसका यूज होगा, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल में नहीं होगा, वेरी ऑब्वियस है। अगर आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप प्रैक्टिकल तो कैसे ही कर दोगे, थियोरेटिकल पता होगा तभी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट तो ये है ही, बट इसमें से क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो अभी आज का काम क्या है कि जो इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इलिस्ट्रेशंस हैं, वो कंप्लीट कर लेना। देखो पुराने किसी चैप्टर की बात खत्म, अब जो हम चैप्टर कर रहे हैं एटलीस्ट उन चैप्टर्स को ऐसा करो कि तुम्हें शुरू से वो अच्छे से आते हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही महीना है कि हमें अपने सिलेबस को फिनिश करना है। अब अगर इसमें हम लोग नए चैप्टर्स को भी पेंडिंग छोड़ देंगे तो फिर पुराना रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो पुराने पाप हैं वो धोने के लिए टाइम चाहिए, तो नए पाप मत इकट्ठे करो क्योंकि पहले से पुराने हैं बहुत सारे, ठीक है। तो नो न्यू पाप, ठीक है।